हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने दोस्तों हिमालयाज़ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कशन कर ली थी। अब जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखो ध्यान से, इसके टॉप पर आप लोगों ने ये तो जान लिया है। यहाँ पर अगर मैं ये मान लो ये मैं ब्रह्मपुत्र तक लेकर गया हूँ, अब मैं क्या कर दूँ, इन पहाड़ को मोड़ दूँ ना बिल्कुल साउथवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। ये पूरा स्ट्रक्चर है हिमालयाज़ का, राइट? ठीक है। अब अगर मैं इसी को आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अगर यहाँ पर मान लो किसी भी रीजन को पकड़ लेते हैं, इसको और इसको, और मैं थोड़ा सा इस रीजन को मान लो कि मैं आपको जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर यहाँ पर आपको ये क्या बनाया है मैंने अलग अलग कलर से, ये बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। दिस इज फ्रेश एलुवियल deposits brought down by perennial हिमालयन रिवर्स। सही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? यही डिस्कशन करी थी अभी तक हमने, और इतनी जानते हो आप, ठीक है। अब इसके बेस पे जब ये फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बनाने जा रहा हूँ या जो लिखूँगा अभी, ये जो है इसको अगर मैं इस एरिया को जूम करके अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर ये प्लेन्स हैं, डेट आर फ्लैट। अब ये फ्लैट क्यों है? ये फ्लैट क्यों है? बिकॉज ऑफ लोअर कोर्स ऑफ पेरिनियल
हिमालयन रिवर्स। दूसरी चीज़ उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंटिन्यूस फ्रेश सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। मेकिंग नॉर्दर्न प्लेन्स most fertile regions of the world। ये है बस नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा जो अस्तित्व है ना, ये इस डायग्राम में समाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो देखो आप कभी भी लिखोगे पेपर में, वो तो चलो इसके नीचे लिख दोगे मेंस में आप, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ, ऑब्वियसली बात है, अब रंग बिरंगे पेन लेकर नहीं जाना वहाँ पर मेंस के अंदर, लेकिन आपके दिमाग में इंडिया का डायग्राम और हिमालयस के नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स की ये एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आप कैसे बनाओगे उसको मैप पे। और अगर देखो जैसे मैं होता हूँ ना, अब मैंने पेंसिल से मान लो कि डायग्राम बनाया, और पेंसिल जनरली ग्रे कलर की होती है ना, तो अगर मैं यहाँ ये ऐसे करके अगर मैं हिमालयास को दिखा रहा हूँ, ये मान लो रियल पेपर है मेरा मेंस का, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं दिखाऊंगा नॉर्दर्न प्लेन्स को, और नीचे बॉक्स बनाकर जैसे एनसीईआरटी में होता है कि दिस इज़ माय हिमालयास, और जो मैंने ऐसे करके ये जो बना रखे हैं दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स। कुछ भी बना दो आप अगर आपको ये नहीं बनाना है तो, क्योंकि यूज़ तो आप देखो एक ही कलर कर सकोगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसे करके बबल बनाकर दिखा दो, कुछ भी करके बॉक्स में जस्टिफाई लेकिन ज़रूर कर देना कि नीचे वाली चीज़ क्या है। कोई भी मतलब जो जैसा आपको ठीक लगे, कोई रूल नहीं है इसका, जैसा आपको ठीक लगे। एग्जामिनर से लेकिन अपने पेपर लिखते वक्त बात करो, उसको मजबूर करो कि बेटा पूरे साल घिसा है हमने अपने आप को, तेरे को बेटा पेपर तो पढ़ना पड़ेगा मेरा, ठीक है। उसकी भी ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। खैर छोड़ो अभी इन सब बातों को, पहले इतना बताओ, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तो हो गया रिवर सिस्टम, और इन रिवर सिस्टम के साथ अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। एक बात याद रखना, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी में तो जो अगर डिपॉजिट्स हैं भी या एलुवियल डिपॉजिट्स हैं भी, तो डिस्ट्रीब्यूटरी की जर्नी कहाँ जाती है? वो तो फिर रिवर माउथ के साथ जाकर मिल जाता है ना। और सी में जाके डिपॉजिट हो जाएगा वो। ओके। अब दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल which are brought down by the perennial Himalayan rivers। जो ये एलुवियम का जो डिपोजिशन होता है एक बहुत बड़े बेसिन में
ये हिमालयाज़ के फुट हिल्स में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। बहुत बड़े बेसिन मतलब क्यों, रेंज बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी रेंज होती है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश की बात हो रही है, नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम एंड सेडिमेंट्स इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स। उन्होंने बनाई है। और कैसे बनाया मैंने आपको दिखा दिया। लोअर कोर्स ऑफ हिमालयन पेरिनियल रिवर्स, कंटिन्यूस फ्रेश अप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, मेकिंग नॉर्दर्न प्लेन्स एज मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट फर्टाइल मतलब किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये 2400 किलोमीटर लंबे हैं। एक बार के लिए इसको देखो, 2400 किलोमीटर, ठीक है। 2400 याद है? अभी आप ऊपर चलते हैं। ओवरऑल हिमालयस जो आर्क जो फॉर्म करते हैं कितने? 2400 किलोमीटर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो इस वजह से कि अगर ये आर्क थी हिमालयस की, ब्राउन कलर से जो मैंने बनाई 2400 किलोमीटर की, जब वो मुझे रेंज दे ही रहा है, मैं इसी चीज़ को ऊपर जाके आपको ये दिखाता हूँ मैं ज़रा। ठीक है। अब जब आप पेनिनसुला प्लेट्यू वाला डायग्राम हाफ बना सकते हो, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया का हाफ मत बनाना, ठीक है, कभी भी पेपर में। जैसा कि अभी मैंने बनाया ना, या ऊपर एनसीईआरटी में कि मैंने, वो मत करना। ओके, ये पूर्वांचल वाली साइड हो गई। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको बता रहा था। अगर ये वाली जो हाइट कह रहा हूँ सॉरी, ये वाली जो रेंज है ये 2400 किलोमीटर की है, और जब इसने मुझे बोल दिया है कि ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बने हैं इंडस, तो यार इतना ज्ञान तो देखो हमें है कि इस टिप पर, यहाँ पर हमारा है इंडस रिवर सिस्टम। इस टिप पर, इस जगह पर, मतलब ईस्टर्न एंड पे हमारा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और बीच में कहीं इस टिप पर हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। और ये याद है जो मैंने ये बनाया, फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय पेरिनियल हिमालयन रिवर्स। अब ये तीनों अगर रिवर सिस्टम है, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, मैंने ब्लू कलर से जो मार्क कर रखा है, ये रिवर सिस्टम प्लस इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है झांझा लेकर आ रहे हैं, ये बनते जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ तक हिमालयस की आर्क गई है। तो अगर ये 2400 किलोमीटर लंबे, तो फिर जो इसके नीचे 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 जब पूरे के पूरे हिमालयस हैं, हिमालयस के जो पूरा का पूरा जो आर्क है, उसमें नदियाँ वेस्टर्न एंड से लेकर ईस्टर्न एंड तक फैली हुई हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज फैली हुई हैं,
वो डिपोजिशन लाती जाएंगी लाती जाएंगी लाती जाएंगी, तो ये जो नर्दर्न प्लेन्स की आर्क है ये भी तो फिर 2400 किलोमीटर लंबी हुई, बिकॉज every alluvial deposit is getting deposited at the foothills of Himalayas running from western end to eastern end. वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं ना हिमालयस, तो वेस्टर्न एंड से ईस्टर्न एंड में जो रिवर्स हैं वो लगातार है। बल्कि ब्रह्मपुत्र का तो अस्तित्व यहाँ तक कायम है, वो तो हिमालयस आगे नहीं गए, वो तो साउथवर्ड एक्सटेंशन ले लेते हैं, और जहाँ तक ले लेते हैं तो ये पूरी की पूरी जो आर्क है ये बनती ही रहती है। यहाँ पर अगर आप कहोगे कि सर यहाँ दिखाओ ज़रा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको थिक करता हूँ मैं, और ये देखो देखा, बताओ सही बनाए? ठीक है, समझ में आया? अच्छे से पहले बताओ, आगे बढ़ूँ? ठीक है, इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी का बेस बनाएगा ये आपका, एंड आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कुछ भी सर के ऊपर से नहीं जा रहा है आपके। तो जो प्लेन है दे आर 2400 किलोमीटर लंबे, जस्ट लाइक हिमालयास, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे 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 फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट से बिल्कुल जहाँ जहाँ हिमालयास एक्सटेंड करते रहते हैं ये विभाग बनते रहते हैं। लंबाई तो हो गई 2400 किलोमीटर, जस्ट लाइक हिमालयास। चौड़ाई, हिमालयास की अगर आप बात करो, अपर हिमालयास के बैंड को पकड़ लो, तो वहाँ पर चौड़ाई की रेंज कितनी होती थी, कैसे वेरिएशन होती थी? 150 से 400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है बिकॉज ऑफ फर्टाइल ग्राउंड्स और एग्रीकल्चर की वजह से। और जहाँ खेती बाड़ी होती है तो मेजर पॉपुलेशन हमारे देश में वही कंसंट्रेटेड होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। और ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मेकिंग नॉर्दर्न प्लेन्स एज द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर फर्टाइल हैं तो डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं। उसके बाद विद अ रिच सॉइल कवर, ये सॉइल कवर तो ठीक है, लेकिन ये रिच सॉइल कवर कैसे आया यहाँ पर? मिट्टी तो हर जगह होती है, लेकिन भाई इधर की मिट्टी इधर रिच क्यों है? और ये रिच किस बेसिस पे बोला जा रहा है? मैंने बोला यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फ्रेश सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, पहले लिख दिया मैंने। है ना? with combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. Okay, कैसा हिस्सा दिख रहा है आपको? फ्लैटलैंड रीजन्स। ठीक है, जो नदियाँ जो हैं कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये अपना डिपोजिशनल काम करती हैं एलुवियम को डिपॉजिट करने का। ये वाली बात भी मैं आपको लिखा चुका हूँ। ये फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉट आउट बाय पेरिनियल हिमालयन रिवर्स, ठीक है, एंड लोअर कोर्स ऑफ पेरिनियल हिमालयन रिवर्स। तो मैं वही तो आपको कह रहा था कि अगर आप ये वाला डायग्राम अगर
एक्सप्लेनेशन देने से पहले ये वाला अगर आप बना लो ना, या इसी को प्रैक्टिस अगर आप कर लो, तो आपका ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन ऐसे कवर हो सकता है, ठीक है। और ऐसे आप मतलब ये वाली चीज़ अगर जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, एक बार के लिए पहले आप लर्न कर लो पूरा, लर्न करने के बाद आप फिर ऐसे करके ये वाली चेन भी बना सकते हो कि आपने ये बनाए ऊपर ग्रेट हिमालयास, फिर आपके ये हो गए लेसर हिमालयास, ठीक है। उसके बाद ये आपके शिवालिक हो गए, ठीक है। बीच में, इनके बीच में जो ये रेंज है, मतलब ये आप देख सकते हो, मैं ऐसा मतलब बहुत करता रहता हूँ, मतलब मैं, ताकि मैं बिल्कुल एग्ज़ाम में सोचना ना पड़े मुझे। ये जैसे जो इनके बीच में रेंज है, इसको मैं कहूँगा ये अपना डून, ठीक है, और यहाँ पर देहरादून। तो ये चीज़ें आप मतलब कर सकते हो, बना सकते हो ऐसे इंडिया के मैप पे। क्रिएटिविटी जो भी है आपको सेल्फ लर्निंग के लिए हेल्प करे या जो भी करे, वो आप अपने हिसाब से देखो। तो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप क्यों, मैंने ये वाली बात भी आपको पहले बता दी, बिकॉज लोअर कोर्स ऑफ पेरिनियल हिमालयन रिवर्स, वहाँ पर फ्लैट हो जाता है सब कुछ, और जब फ्लैट हो जाता है तो स्लोप तो जेंटल हो ही रही है। अब जेंटल का अपोजिट क्या होता है, स्टीप, है ना। यहाँ पर सब कुछ आते आते हिमालय से डाउन सब कुछ आते आते ये शांत पड़ गया, यानी कि इस रेंज की बात हो रही है। जहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे, लोअर कोर्स हो गया, ये तो हो गया स्टीप स्लोप, ये कैसी जेंटल स्लोप, ठीक है। ये मैं ग्रीन कलर से इसलिए बता रहा हूँ बार बार, फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट वगैरह को, ताकि ये चीज़ आपको पता लग जाए कि दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, ये हम जानते ही हैं, वो याद है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली एक्सप्लेनेशन से। 3 जो कोर्सेज होते हैं उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है रिवर की। अपर कोर्स सबसे ज़्यादा है ना, मिडल कोर्स स्पीड रहती है फिर भी, लोअर कोर्स में शांत हो जाती है। इसकी वजह से बड़े सारे कभी कभार रिवरीन आइलैंड्स भी बनते हैं। तो आप कहोगे मतलब सर जो हिमालयन फुटहिल्स हैं, तो वहाँ पर हर बार जब ये एलुवियल डिपॉजिट लेकर आ रहे हैं, तो हर जगह पर ये आइलैंड्स बनेंगे? नहीं, हर जगह पर नहीं बनेंगे। कुछ कुछ ऐसी जगह पर बनते हैं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है, क्योंकि आइलैंड की डेफिनेशन, आप इसका प्रीफिक्स हटाओ रिवरीन, लेकिन आइलैंड की डेफिनेशन तो यही होती है कि वो पूरा का पूरा पानी से भर रखा हो, आसपास चारों तरफ पानी हो। अब यहाँ पर रिवरीन आइलैंड जो होते हैं, इसको वैसा वाला आइलैंड इमेजिन मत करना। रिवरीन आइलैंड्स बेसिकली एक प्रकार से आसपास इसके पानी तो होगा, लेकिन वो कीचड़ वाला पानी होगा। लेकिन वो कीचड़ गंदा नहीं है, वो एलुवियम वाला कीचड़ है, वो सेडिमेंट्स भर रखे हैं उसके अंदर, उस कीचड़ के अंदर। एंड अगेन दे आर गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एग्रीकल्चर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके अंदर लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड है पूरी दुनिया का, यानी कि अब इनहेबिटेड है तो लोग रहते होंगे, और उसका नाम है मजूली आइलैंड, ठीक है। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवरीन आइलैंड से दिखते कैसे हैं। हर जगह नहीं बनते, अभी आप देखो समझ जाओगे। ये एलुवियम डिपॉजिट आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। बस कुछ नहीं, एलुवियम डिपॉजिट यहाँ पर हुआ, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये पूरा का पूरा इसने एक आइलैंड की शक्ल ले ली। अब ये कोई ऐसा कुछ आइलैंड नहीं है कि किसी एक एक्टिविटी की वजह से, ज्योग्राफिकल फिनोमेना वगैरह की वजह से बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एलुवियम डिपॉजिट होते होते बड़े सारे सालों में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, ये इसने ले ली एक आइलैंड की शेप, नाम दे दिया जाता है बस इसको आइलैंड। अब ये क्यों बोल रखा था कि ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरीन आइलैंड है पूरी दुनिया का। इनहेबिटेड इसलिए, ये रहा देखो आपका मजूली आइलैंड, हाँ एरियल व्यू देखो इसका, ये लोग बस रखे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। और मैं प्रॉपर तरीके से आपको अब दिखाता हूँ मजूली। वैसे तो आप आसपास देख पा रहे हो ये पानी है, ये कौन सी नदी का पानी आ रहा है यहाँ पर, कौन सी नदी का पानी आ रहा है यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलो, तो ये जो एरिया बन गया जहाँ पानी भी है, फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स भी हैं, लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। अब लोग यहाँ पर रह रहे हैं खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए, सेल्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करने के लिए, तो बस इसलिए इसको बोला जा रहा है इनहेबिटेड आइलैंड। और लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अलावा दुनिया में कोई भी नदी इतना ज़्यादा एलुवियम डिपॉजिट करती ही नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक जगह की शेप ले ले जिसको आइलैंड बोला जा रहा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ देखो, ऐसा है कुछ, ये समझ गए। ब्रह्मपुत्र अपने साथ डिपॉजिट ला लाकर इतना इकट्ठा कर दिया उसने, किसने एक आइलैंड की शक्ल ले ली। और प्रोमिनेंटली ये कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, कौन सी स्टेट में, असम में, ठीक है। ठकुराइन गए हो तुम यहाँ पर, ये सुना है आसपास? अब जो नदियाँ होती हैं अपने लोअर कोर्स में जब वो होती हैं, ये बड़े सारे चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, आपको पता है ना, समुद्र से मिलने से पहले, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो वो ट्रिब्यूटरी थी जब से जर्नी स्टार्ट करती हैं, बाद में जाकर क्या बन जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, फैल जाती हैं। और यही आगे चलकर क्या बन जाता है, फैन शेप्ड एलुवियल डिपॉजिट, है ना, या रिवर माउथ के पास जाके जर्नी इनकी ख़त्म, है ना, ये ऐसे, ये और ये, यही होता है। PMFIS के अंदर भी हमने पढ़ा था, वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर। जैसे ही बनाया मैंने, ठीक है। ये जो रिवर है, ये पीछे से चली आ रही है, और ये ऐसे इसका बाइफर्केशन हो रहा है। जो नॉर्दर्न प्लेन है, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको बोला जाता है, जहाँ से इंडस रिवर सिस्टम की शुरुआत होती है, उसको बोला जाता है पंजाब प्लेन्स, ठीक है।
दे आर फाउंड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ज़्यादातर इस प्लेन का पार्ट कहाँ लाया करता है? पाकिस्तान में। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये हिमालयाज में ओरिजिनेट करती हैं। और इस प्लेन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं दो आब, यानी कि दो नदियों का संगम। ठीक है, अब वो दो नदियों का संगम जो है, जैसे ये दोआब की जो बात हो रही है, आपको पता है ना, बताओ मुझे ऐसा कौन सा एम्पायर था मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो दोआब पर सिचुएटेड था? नहीं, एम्पायर था। हाँ, एम्पायर, उसने एम्पायर फॉर्म नहीं करा था। कौन सा? विजयनगर। कौन सी दोआब पर था? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर। नहीं, एम्पायर नहीं था, मतलब सिचुएटेड दोआब पे मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दोआब पे जो सिचुएटेड था ऊपर बिल्कुल उसके, तो वो टाइटल है विजयनगर एम्पायर के पास। दोआब क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दो मतलब टू, आब मीन्स वाटर। तो जो पंजाब है ना, पंजाब का मतलब 5 नदियों के संगम पे बना हुआ एक पूरा का पूरा एक रीजन। ये मीनिंग है इसका। पंजाब के अंदर जो पंच है वो 5 है, और आब जो है वो पानी है। ठीक है, तो यानी कि पंजाब प्लेन्स बने हैं इंडस और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसके संगम से। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्दर्न प्लेन का पहला सेक्शन, वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में इसने आपको क्या बताया था? 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा की बात भी कर लेते हैं। बीच में गंगा पड़ेगी, कहाँ गया? ये रहा, किधर बनाकर दिखाया ना मैंने आपको, ये बीच में। तो जो गंगा प्लेन्स हैं, दे एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। कौन कौन से स्टेट में स्प्रेडेड है ये? दे स्प्रेडेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का, एंड ईस्टर्न साइड तक जाते जाते जब ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। हो गए 3 सेक्शन इसके। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो एक प्रकार से फ्लैटलैंड है विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। आपको कोई ऐसा ऊबड़ खाबड़ देखने को नहीं मिलेगा। और सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है? लगभग कितने मीटर? कितने मीटर? 200 मीटर। ठीक है, 200 से 600 तक क्या आता है? फिर उसके बाद हिल्स और प्लेट्यूज। 600 से ऊपर माउंटेन्स। ठीक है, लेकिन राइटर आपको ये बोल रहा है कि वैसे ये कहने को कह दिया जाता है कि यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू। और जैसे ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ आप ये तो बोल नहीं सकते हो कि ये पूरा का पूरा 2400 किलोमीटर तक एक ही बिल्कुल फ्लैट तरीके से बनी होगी। वो हमें पता है कि देखो, हिमालयाज जब ख़त्म होते हैं उसके फोटेल्स में जो भी फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो एक फ्लैट रीजन बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर खेतीबाड़ी हो रही, क्योंकि खेतीबाड़ी कभी भी स्लांटिंग वे वगैरह में तो ज़्यादातर पॉसिबल है नहीं। तभी तो माउंटेनियस रीजन्स आर दे गुड फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन? बताओ, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है क्या? हिल्स पर होती है खेतीबाड़ी? नहीं। बात सिर्फ टेम्परेचर की नहीं होती है, बात किसकी होती है?
स्लांटिंग टोपोग्राफी की, है ना। तो इट इज़ नॉट ट्रू। द वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। तो अगर हम बात करें इसके रिलीफ फीचर्स के वेरिएशंस के अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस एंड रिलीफ फीचर्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो फिर से उनका डिवीजन होता है इनटू 4 रीजन्स। यानी कि सबसे पहले अगर आप नॉर्दर्न प्लेन को देखो तो वेस्ट टू ईस्ट उनका नॉर्मल डिवीजन कितने हिस्सों में होता है? कैसे? अच्छा, और हाँ बताओ, चारों के नाम बताओ ज़रा। पंजाब हिमालयस, फिर पंजाब हिमालयस नहीं, पंजाब प्लेन्स। वेस्ट टू ईस्ट अगर आप बात करो तो ये जो जो प्लेन्स हैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स, इनका डिवीजन कैसे होता है? एक पंजाब प्लेन हो गए, और 3 ही तो है ना इसमें। पंजाब प्लेन है, उसके बाद गंगा प्लेन है, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है। अब अगर आप बात करो, जैसे याद है हम हिमालयस की भी डिवीजन कर रहे थे, एक लॉन्गिट्यूडनली, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जर्नी अगर आप वैसी रखो तो वो 4 हिमालयस हैं प्लस एक पूर्वांचल हिल्स है ना, ऐसी डिवीजन है ना उनकी। सिमिलरली अगर आपको डिवीजन करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस एंड रिलीफ फीचर्स, जो टोपोग्राफिक फीचर्स है उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस हैं, कैसे कैसे वो चेंज होंगे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन पाइए। नदियां जब भी, अब ये जो 4 डिवीजन से पहले मैं आपको ये भी बता दूं ये रिलीफ फीचर्स कैसे बनेंगे। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और चौथी लेयर, ठीक है। एंड दिस इज द सबसे टॉप की लेयर की मैं अभी बात करता हूँ, पहले डार्क ग्रीन वाले की जो मैंने ऊपर बनाई है। अब अगर आप इस डार्क ग्रीन लेयर को देखो तो इसके ऊपर तो जस्ट हिमालयस के फुटहिल्स हैं, है ना, मतलब हिमालयस की जर्नी खत्म हो रही थी, नदियाँ जस्ट एलुवियल डिपॉजिट लेकर उतरी हैं ना जस्ट। तो सबसे पहली जो लेयर है, रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स दे डिपॉजिट पत्थर, कंकड़, गिट्टियाँ, यानी कि पेबल्स, एक नैरो बेल्ट में वो डिपॉजिट करती हैं ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। जैसी नदियाँ नीचे उतर रही हैं अपने लोअर कोर्स में, तो वो 8 से 16 किलोमीटर तक ऊपर से पहाड़ से उतरने के बाद जो पत्थर गिर रहे होते हैं, जो मिडिल कोर्स से भी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, लोअर कोर्स से आते आते वो लुढ़कते लुढ़कते रमलिंग, टम्बलिंग, रोलिंग करते हुए 8 से 16 किलोमीटर की दूरी तक वो गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और वहाँ पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक दिस, कम या वो इधर।
यहाँ पर लोअर कोर्स तक पानी आया, उसके बाद ये यहाँ पर तो अपने साथ ये जो पेबल्स हैं ये लेकर ये आ ही रहे थे ऊपर से ही। ये जो रेंज है इसकी, इसको आप मान लो 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर, और यहाँ पर ये सारे पेबल्स को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 60 किलोमीटर इन अ विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर क्या थी हिमालयस की, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे शिवालिक जहाँ ख़त्म हुए, उसके बाद 8 से 16 किलोमीटर और थोड़ा सा नीचे उतरो तो आपको ये पत्थर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर पेबल्स हैं। और इस रीजन को बोला जाता है, ये जो मैंने ये लक्ष्मण रेखा बनाई है 8 से 16 किलोमीटर की, और ये जो पत्थर बीच में भर रखे हैं मैंने, इसको आप बोलोगे भाबर रीजन। भाबर, ठीक है, भाबर बेल्ट या भाबर रीजन। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, इस रीजन में ना जो ये पानी आ रहा होता है ना, ये पानी नहीं दिखेगा आपको। आपको यहाँ पर रिवर स्ट्रीम्स ऐसे दिखेंगी कि वो डिसअपियर हो गई हैं। वो क्यों? पानी ना पानी नीचे से निकल रहा है और पत्थर भर भर के वो ऊपर की तरफ आ गए। प्यासे कौवे वाली कहानी याद है? पत्थर को भरता रहता है। अब वहां पर तो पानी ऊपर आ गया था, लेकिन यहां पर जो पेबल्स है ना, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा अतीकी हो जाती है। अब आप सोच के देखो यार, ऊपर से हिमालय से पत्थर पेबल्स टूट टूट के आ रहे हैं, तो अब कोई हिमालय छोटा मोटा तो है नहीं पहाड़, कितनी ऊंचाई से कितने अनगिनत पत्थर आते होंगे। अब यहाँ पूरे के पूरे भर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नदी खो गई बीच में, उतरते उतरते लोअर कोर्स के बाद खो ही गई। और देखने में आपको ऐसा लगेगा अब नदी का क्या ही संगम हो जाएगा रिवर माउथ के साथ, ये तो खो ही गई, इसका अस्तित्व तो यहाँ पर खत्म ही हो गया। वो नीचे से बह रही है, ऊपर पत्थर भर गए। पहले बात बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई आपको? सबसे पहला बोलो, ठीक है। अब आप इसके थोड़ा सा नीचे और उतरो। अब थोड़ा सा नीचे समझ जाना, जैसे मैं यहाँ पर बना यही रहा हूँ, ये वाली लेयर डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, और फिर ये आप नीचे उतर रहे हो जैसे, तो वो थोड़ा सा नीचे उतरो। तो अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ कि पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, नेक्स्ट लेयर की तरफ जा रहे हैं। इधर क्या होता है,
ये जो रिवर्स और ये जो स्ट्रीम्स थी, दे रीअपियर। वापस आ गए। क्यों? पत्थर वाला इलाका ख़त्म। जो रंबल टम्बल रोलिंग डाउन करते जो पत्थर आ रहे थे 16 किलोमीटर तक, तो आते रहते आते रहते आते रहते हैं, बस रुक गए। उसके बाद नदियाँ जो हैं, इसके बाद कौन सा रीजन था, भाबर बेल्ट, दोबारा रीअपेयर होती है, रीइमर्ज होती हैं। और रीइमर्ज जब वो हुई हैं तो वो एक ना दलदली ज़मीन बनाती हैं। दे क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। और ये तीनों टर्म्स याद हैं आपको श्रेया? वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी, दलदली ज़मीन, PMFIS में करा था वेटलैंड में। एंड क्या मैं इसको कह सकता हूँ, ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होंगे, ठीक है, ये तो होता ही है। बड़े सारे उसको बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते होंगे, बिल्कुल। तो पहले देखो रीजन को कहा क्या जाता है, अभी वो बता देता हूँ। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, हो गया, ठीक है। और कहा जाता है इस रीजन को तेराई रीजन। पहले यहाँ पर बड़े सारे घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन इंसानों ने अपनी सेटलमेंट्स के लिए आज़ादी के बाद बड़े सारे जंगलों को काटा और एग्रीकल्चर लैंड बना दिए, स्पेशली टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। मतलब सरकार के ऑर्डर पे ही बनाए गए थे। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। स्टेट पता है किसी को इसकी? कौन सी स्टेट में राज्य में देखने को मिलता है आपको? यूपी, वेरी गुड। दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इट इज़ अ नेशनल पार्क इन द तेराई बेल्ट। और क्या बोल रहा है देखो, ऑफ मार्शी ग्रासलैंड्स इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। अब इस लाइन को तो देखो ये वही समझ सकते हैं जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आता हूँ, है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला अगले उस पर बढ़ते हैं हम लोग। 4 रीजन्स थे ना, 2 तो हो गए। भाबर और तेराई में कुछ फ़र्क, मतलब कुछ दिक्कत नहीं ना? मेजर फ़र्क बता दो। हिमालयन फुट हिल्स के नीचे सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा हिस्सा बने मिलेगा हमें? भाबर। नदी वदी ज़्यादा दिखेंगी कि यहाँ पर पानी दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको किसने कवर कर लिया है? पेबल्स ने, है ना। पत्थर लुढ़कते लुढ़कते कितनी दूर तक गिरते हैं जाकर? कितनी दूर तक? 8 से 16 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है तेराई। पानी रीएमर्ज होता है और क्या बनाते हैं? दलदली ज़मीन, ठीक है। उसके साथ ही इट इज़ वेरी गुड फॉर सपोर्टिंग वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहले एक घना जंगल इलाका हुआ करता था, फिर आज़ादी के बाद सरकार के हुक्म पे अब ये क्या हो गया? एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ ऐसे ही काम उधर भी करा गया था 6th सेंचुरी BC में आर्यन की डेवलपमेंट के बाद। मौर्यन एम्पायर और ये जो जनपद महाजनपद थे, है ना, फॉरेस्टेड रीजन को क्लियर करा गया था ना, एग्रीकल्चर नीड्स को, मतलब खाने पीने की नीड्स को सेटल करने, वो करने के लिए, एड्रेस करने के लिए तो एग्रीकल्चर लैंड सेटअप कर दिए गए थे।
और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार रीजन के आसपास की बात हो रही है यहाँ पर, वो भी वहीं पर था ना जिसमें ये जनपद महाजनपद बिहार रीजन्स वगैरह को भी कवर करते थे। मौर्यन डायनेस्टी, वेरी गुड। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। वो कह रहा है आज के समय में जो आपको नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो देखने को मिलेगा, ये बहुत पुराने जो एलुवियम डिपॉजिट थे ये उनका हिस्सा है। मतलब जो सबसे पहले जब हिमालयन रिवर्स ने आना शुरू करा होगा, एलुवियम जो लेकर आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, अति के फर्टाइल है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड इट प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नोन एज भंगर। अब कंफ्यूज मत हो जाना, वो था भाबर जो सबसे पहला है, नीचे क्या है, भंगर। यहां पर क्या है कि जो फ्रेश सेडिमेंट है, सारे के सारे जो छनकर आया है ना पूरा का पूरा, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इन रीजन्स को क्या मैं बोल सकता हूँ, ये होंगे प्रॉपर तरीके से जहां पर ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगी मुझे रिलीफ फीचर्स के अंदर। जैसे हम वैसे तो देखो डिवाइड कर रहे हैं रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर ना। अब जहाँ पर पत्थर कंकड़ है वो तो ऊबड़ खाबड़ हिस्सा हो गई, जहाँ दलदली ज़मीन है वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा धंसेगी। अब जहाँ पर ना दलदली ज़मीन है ना पत्थर कंकड़ है, तो यानी कि मिट्टी वगैरह छनकर पूरी आगे बढ़ रही है ना, तो वो क्या है, वो क्या है, बाबर। अब ध्यान से सुनना, हाँ मैं वही बोला ना आपको, पत्थर है नहीं यहाँ पर और दलदली ज़मीन है नहीं, तो यानी कि अब जो सेडिमेंट्स आगे कैरी हो रहे हैं ना श्रेया, वो छनकर कैरी हो रहे हैं आगे, और ये बना के बनाएंगे सपाट लैंड, बिल्कुल फ्लैट लैंड। मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखो भाबर में आप कर सकते हो, कुछ दिख रहा है आपको मिट्टी वगैरह, बताओ, पत्थर ही है ना। यहाँ पर होगी स्वैम्पी रीजन में कभी होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बताओ। वो मिट्टी सड़ जाती है, हमने पढ़ा था ना, स्मेली सॉइल होती है, वो क्रॉप को सड़ा देगी। चावल वगैरह फिर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं हो सकते। अब क्या है, आगे बढ़ो, और वो ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो हिस्सा है वो छने हुए है, मतलब फिल्टर आउट सेडिमेंट से आगे होते होते कैरी होके बनता है, जो कि फ्लैटलैंड्स है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड इट प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर्स। अब टेरेस लाइक जो अगर फीचर्स है तो वो फ्लैट ही है, और इसको हम लोग कहते हैं भंगर रीजन। जो मिट्टी है इस रीजन में, इट कंटेन्स कैल्सेरियस डिपॉजिट्स नोन एज कंकड़। अब ये कोई रीजन नहीं है, वो आपको भंगर का ही फीचर बता रहा है, समझ जाना, चौथा रीजन नहीं है ये। कह रहा है भंगर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट वाले कुछ पत्थर, जिसको आप कहते हो कंकड़। अब क्या है, आप इससे अगर आगे जाओगे तो यानी कि सेडिमेंट्स और ज़्यादा आते जा रहे हैं, सारे के सारे फिल्टर आउट होकर, है ना, आगे और फैलेंगे। तो ये जो फ्लड प्लेन्स के जो यंगर डिपॉजिट्स है ना, यंगर डिपॉजिट मतलब कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नदी अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट लेकर आ रही है। पहले इस लेयर में, सबसे पहली लेयर जिसको आपने क्या पढ़ा, भाबर बेल्ट, ठीक है, पत्थर कंकड़ है, ठीक है, लेकिन आगे कैरी तो होगा। उसके बाद स्टॉपेज ले रहा हूं मैं, थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं, ये तेराई रीजन, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ता हूं, ये भंगर रीजन। अब अल्टीमेटली नदी थोड़ी दूर तक तो ट्रैवल करेगी ना, ये जो नदी है और अपने साथ जो सेडिमेंट्स जो लेकर आई है, तो सेडिमेंट्स से कुछ दूर तक तो ट्रैवल करेंगे ना।
इनका भी तो एक एंड पॉइंट होता होगा ना। तो ये इस रीजन में फाइनली जब जाके सेटल होते हैं ना, और भाबर बेल्ट से आए हुए, तेराई बेल्ट से आए हुए, भंगर बेल्ट से आए हुए, सब कुछ फिल्टर आउट होने के बाद जो बेस्ट आपको यहाँ पर सेडिमेंट जो मिलेंगे ये फ्रेश हैं, न्यू है, यंग है। क्यों? बार बार यहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिशन होता रहेगा। एंड इनको हम लोग कहते हैं younger deposits of floodplains known as khadar. They are renewed almost every year and so are fertile and thus ideal for the intensive agriculture. सही बनाया मैंने डायग्राम ये। यहां पर तो देखो कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? ये तो था पेबल्स, ये जो पहली बेल्ट थी जो भाबर। फिर तेराई की अगर हम लोग बात करें, तेराई में आपको मिलते हैं दलदली ज़मीन, जहाँ एक कीचड़ वगैरह है। थर्ड में काफ़ी हद तक भंगर रीजन में आपको देखने को मिल जाते हैं अच्छा खासा, मतलब थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा कोई देखो डिफरेंस तो होता नहीं है कि आप कहोगे अब हम एंटर कर चुके हैं फाइनली खादर के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा फाइन डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिर भी कुछ कुछ आपको कैल्सीरियस डिपॉजिट देखने को मिलेंगे विच आर नोन एज कंकड़। नहीं, बस यहाँ पर ये कि कैल्शियम कार्बोनेट वाले कुछ कुछ पत्थर हो जाते हैं बस, यहाँ पर वो पेबल्स थे पूरे के पूरे बड़े वाले। एलुवियल डिपॉजिट्स तो यहाँ पर भी हैं। अब ये जो दोनों लेयर है ना, आप इन वैसे तो इन दोनों को ही कह सकते हो कि दे आर गुड फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, लेकिन ये जो फोर्थ है it is made up of extremely filtered sedimentation without पेबल्स एंड कंकड़। और दूसरी चीज़ ये भी sediments are ultimately settled at दिस स्टेज ओनली, क्योंकि बाकी सबकी जर्नी में अभी क्या है कि वो एलुवियल डिपॉजिट लेकर आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बड़ी सारी रुकावटें हैं। अल्टीमेटली तो सेडिमेंट कहीं ना कहीं जाकर सेटल होगा ना, होगा कि नहीं होगा श्रेया बता? जो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले होंगे या कुछ भी बनने वाले होंगे, है ना, ये वो हिस्से होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को वैसे तो एक पूरा का पूरा ऐसी लेयर में ही देखते हैं। राइटर आपको इस स्पेसिफिक तरीके से बता रहा है कि ऐसा मत सोचना कि हिमालयन फुटहिल्स के जस्ट नीचे ही खेती स्टार्ट हो जाती है। वो कह रहा है जस्ट उसके नीचे होती है भाबर बेल्ट, वहाँ नहीं हो सकती है, वहाँ पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। तेराई में आप जाओगे वो कहेगा हर तरह के क्रॉप्स नहीं उग सकते हैं वहाँ पर,
इट इज़ गुड फॉर वाइल्ड लाइफ बट नॉट टू मच गुड फॉर वेजिटेशन। हो सकता है लोग करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। भंगर होता है, एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक होता है, लेकिन सबसे एक्सटेंसिव गुड क्वालिटी का एग्रीकल्चर जो होता है या फिर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो भंगर टू खादर के बीच में है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ खादर में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर मिट्टी एक्चुअली बहुत वो है, लेकिन खादर की एक दिक्कत ये हो जाती है ना फिर शरीर, समझ रहे हो, जैसे अब ये एक्सट्रीमली फाइन जो सेडिमेंट्स हैं अभी बिल्कुल एंड में जाकर मिल रहा है, तो कभी कभार हो सकता है कि बिल्कुल जब कॉन्टिनेंट जो आपका लैंड मास है वो ख़त्म होने वाला हो उसके बाद जाकर ये मिल रहा हो, तो डेल्टा बना रहा हो, ये वहाँ पॉसिबल भी ना हो इतनी दूर जाकर खेती करना। लेकिन ऐसा होता है दक्षिण भारत के अंदर। ये कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये अल्टीमेटली जाके सी में मर्ज होती है कि नहीं होती हैं, बताओ, है ना। उससे पहले जो ये डेल्टा एक रीजन बनाती है ना, एंड दे आर वेरी गुड फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ राइस, पैडी, मेज़ की खेती होती है वहाँ पे, मक्के की, है ना। याद है वो फॉल आर्मी बॉम्ब अटैक हो गया था 2018 में, ठीक है। मेज़ की खेती होती है, चावल की बहुत अच्छी खेती होती है। अब वो जो रीजन्स हैं अल्टीमेटली जो सेडिमेंटेशन है वो नदी के अंदर गिरने वाला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिमालयस की डिस्कशन हो रही है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बस एक दक्षिण भारत की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि, और यहाँ पर ये जो 4 डिवीजन है ना, आप वहाँ पर ये टर्म यूज़ भी नहीं कर सकते हो वैसे भी खादर, लेकिन आपको बस मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, नदियाँ वहाँ पर भी आ रही हैं डिपॉजिट्स लेकर, ठीक है, पानी का सदाबहार फ्लो है। और डेल्टा में क्या होता है कि वो जो एंड रीजन होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह आती हैं और जब वो सी के साथ मर्ज होने वाली होती है, सबसे फाइन सेडिमेंटेशन डिपॉजिट आपको वहीं देखने को मिलते हैं। तो जैसे वहाँ अच्छी खेती हो पाती है वैसे ही एक अच्छी खेती यहाँ पर हो पाती है। लेकिन ये टर्म कभी भी दक्षिण भारत के अंदर यूज़ मत करना, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जिसकी बात जहाँ हो रही है वो वहीं। और ये डायग्राम्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी हैंडी रहेंगे, ठीक है। मैंने बड़े साल से इनको प्रैक्टिस करा है, मुझे ऐसे ही समझ में आता है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्जी बना लो, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप इनोवेटिव होना चाह रहे हो। मुझे मतलब जब कुछ पढ़ने का मन नहीं होता, रीड करने का मन नहीं होता, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए तो मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो वही होते होते इतने सालों में हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम मेरे पास होता है, क्विक वे में समझाने के लिए अपने आप को। ठीक है। उनकी खास बात क्या है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल एंड दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करा।